नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कशन करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, इनसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने पेश करेंगे जिनका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी आगामी परीक्षा, चाहे जो भी परीक्षा हो, आपके लिए उपयोगी प्रश्न हैं। जैसे आपकी अभी एनटीपीसी की परीक्षा खत्म हुई है, तो इसके बाद आपकी आंसर की भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद आपका एनटीपीसी का CBT2 भी एग्ज़ाम होगा और ग्रुप डी भी एग्ज़ाम होने वाला है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आपका एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, इससे लेवल थोड़ा अपर ही रहेगा, इसका लोअर लेवल नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप अगर CBT2 यानी एनटीपीसी CBT2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप किसी अन्य परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आप ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने औषधीय जड़ी बूटियों के माध्यम से पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए गुणवत्ता वाली दवाओं में नए फार्मूलेशन एवं पर अनुसंधान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन हैं राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग या फिर उपरोक्त सभी। तो आप गेस करिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय और पशुपालन और डेयरी विभाग, ये सारे संबंधित हैं। डिटेल डिस्कशन करते हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग, ये पशुधन और डेयरी उत्पाद मंत्रालय भारत सरकार का एक विभाग है। यह पशुधन मत्स्य पालन मंत्रालय का एक अधीनस्थ विभाग है। अगर बात करें कि वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है, तो ये है गिरिराज सिंह। आयुष मंत्रालय की अगर बात करें तो आयुष मंत्रालय यानी आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी मंत्रालय का उद्देश्य भारत में स्वदेशी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों की शिक्षा, अनुसंधान और प्रचार प्रसार करना है। इसका उद्देश्य है कि लागत प्रभावी सेवाओं के माध्यम से आयुष दवा प्रणाली को बढ़ावा देना है और इसकी शैक्षिक प्रणाली को भी मजबूत करना है। आयुष दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण का संचालन करना और आयुष कच्चे माल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। वर्तमान में अगर वर्तमान मंत्री बात करें, आयुष के वर्तमान मंत्री, तो ये स्वतंत्र प्रभार से हैं श्रीपद येसो नायक। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड से इसका मतलब ये है कि व्यापार, निर्यात, संरक्षण और खेती में उछाल के लिए औषधीय पौधों और समर्थन नीतियों और कार्यक्रमों के संदर्भ में सभी विषयों के साथ समन्वय करने के लिए भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड यानी NMBP की स्थापना की गई है। ये राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड यानी NMPB देश भर में औषधीय पौधों की खेती और उनके स्थानीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करने और जंगलों में जंगली आवासों से संग्रह पर दबाव करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है ट्राइफेड यानी ट्राइफेड ने भारत में जनजातीय परिवारों के लिए सतत आजीविका परियोजना के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है हमारे पास लिंक फंड, बिल गेट्स फाउंडेशन, गिव इंडिया फाउंडेशन और मुस्कान फाउंडेशन। तो आप गेस करिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिंक फंड। ये हो जाएगा लिंक फंड। ट्राइफेड की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है, आपको बता दें, ट्राइफेड का फुल फॉर्म है द ट्राइबल कोऑपरेटिव
मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये ट्राइफेड का फुल फॉर्म है। ठीक है, जो ये 1987 में जारी किया गया था, यानी 1987 में बनाया गया था। ठीक है, इसके बारे में डिटेल के डिस्कशन करते हैं। लिंक फंड, तो लिंक फंड एक ऑपरेशनल फाउंडेशन और प्रैक्टिशनर के नेतृत्व वाला फंड है जो अत्यधिक गरीबी को मिटाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। लिंक फंड की अगर बात करें तो लिंक फंड ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऐसा कह सकते हैं। ट्राइफेड, तो ट्राइफेड की अगर बात करें तो ट्राइफेड को अभी हमने बताया है आपको फुल फॉर्म, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में, ये इंग्लिश वर्जन है, अगर हिंदी में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है जनजातीय विकास और रोजगार मंत्रालय, रोजगार सृजन। ठीक है, ये आपके सामने दिया गया है। ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक नोडल एजेंसी है जो भारत में जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। जनजातीय विकास और रोजगार सृजन यानी ट्राइफेड आदिवासियों को उनकी उपज और उत्पादों में मूल्य वर्धित करने में सहायता करके जनजातीय विकास और रोजगार सृजन के लिए एक सशक्तिकरण है। ठीक है, भारत सरकार ने आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास को लाने में मूल जनादेश के साथ भारत के कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अगस्त 1987 में एक राष्ट्रीय स्तर के सहकारी निकाय के रूप में ट्राइफेड का गठन किया है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। जनजातीय मामले के मंत्री की बात करें तो ये हैं वर्तमान में अर्जुन मुंडा। ट्राइफेड के अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र मीना और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है, जैसा कि इसमें ऑप्शन दिया गया था, बिल गेट्स फाउंडेशन। तो ये क्या है, तो बिल गेट्स फाउंडेशन ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा निजी फाउंडेशन और संक्रामक रोगों के उन्मूलन और गरीबी को कम करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों में अरबों डॉलर का निवेश करता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अगर संस्थापक की बात करें तो बिल गेट्स है, जो कि अगर आप गेस भी करें तो सही भी आंसर दे सकते हैं। बिल एंड मेलिंडा यानी बिल गेट्स, और फाउंडेशन का भी नाम है बिल गेट्स। ठीक है, अपने नाम पर ही इन्होंने फाउंडेशन बनाया है। बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन, इसका मुख्यालय है सिएटल यूएस में। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं वर्तमान में मार्क सुजमान। ठीक है, नेक्स्ट नोबेल फाउंडेशन। तो नोबेल फाउंडेशन का मुख्य मिशन अल्फ्रेड नोबेल के भाग्य को इस तरह से प्रबंधित करना है जो लंबे समय तक नोबेल पुरस्कार के लिए एक सुरक्षित वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करता है और पुरस्कार देने वाले संस्थानों को प्राप्तकर्ताओं के चयन के अपने काम में स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। अगला प्रश्न है कि किस फिल्म ने ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है हमारे पास मिनारी, द फादर, साउंड ऑफ मेंटल या फिर नोमैडलैंड। ठीक है, आप ऑप्शन गेस करिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी नोमैडलैंड। इसके बारे में बात करें तो अमेरिका ड्रामा फिल्म नोमैडलैंड ने 2021 में ऑस्कर का पुरस्कार जीता है। क्लो झाओ, जिन्होंने नोमैडलैंड का निर्देशन किया है, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता है, जिससे वह पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला और पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अभी देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अमेरिकी ड्रामा फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किस महिला को दिया गया है, तो ये वर्तमान की प्रथम महिला हैं क्लो झाओ। ठीक है, अकादमी पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो इस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से ऑस्कर पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये फिल्म उद्योग में तकनीकी और कलात्मक योग्यता के लिए दिया जाता है। अकादमी पुरस्कार, जिसको हम AMPAS के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, ये फुल फॉर्म है इसका, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार सिनेमाई उपलब्धियों में उत्कृष्टता की एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है।
ऑस्कर पुरस्कार मूल रूप से सेंड्रिक गिब्सन द्वारा डिजाइन स्केच और जॉर्ज स्टैनली द्वारा मूर्तिकला थी। AMPS ने पहली बार वर्ष 1929 में हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में डगलस फेयरबैंक्स द्वारा आयोजित एक निजी राजभोज में अपना अकादमी पुरस्कार प्रस्तुत किया है। ठीक है, बात करें 93 अकादमी पुरस्कार के विजेता जो कि 2021 में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर में। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात करें, एक्टर की बात करें तो ये एक्टर हैं एंथोनी हॉपकिंस, एक्ट्रेस हैं फ्रांसिस मैकडोरमेंट। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की अगर बात करें तो ये है इफ़ एनीथिंग हैपेंस आई लव यू। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है माई ऑक्टोपस टीचर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है यू जुंग मिनारी। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है प्रॉमिसिंग यंग वुमेन। ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की अगर बात करें तो ये है डेनियल कलुया जुडास एंड द ब्लैक मसीह के लिए। ठीक है, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म सोल है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म एनदर राउंड है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट ये है कोलिट। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 25 से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया गया है। ये कौन सा संस्करण था, इसको आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 21 यानी 21, 19, 18 या फिर 20वां संस्करण। तो बताइए कौन सा संस्करण होगा। ये हो जाएगा 19वां संस्करण। ठीक है, ये है 19वां संस्करण। बात करते हैं इसके बारे में। वरुण अभ्यास 2021 का ये भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में हुआ था। ये 1993 से द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कर रहा है भारत और फ्रांस के बीच में। ये पहली बार जब संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE वरुण समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है। इसका उद्देश्य है कि इन रणनीतिक क्षेत्रों की स्थिरता में योगदान देना और हिंद महासागर घटक के लिए भागीदार देशों विशेष रूप से भारत की नौसेनाओं के साथ सहयोग को मजबूत करना है। इस अभ्यास में उन्नत एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन अभ्यास हैं, सामरिक युद्धाभ्यास, चल रहे बल पुनः आपूर्ति और अन्य समुद्री सुरक्षा संचालन सहित समुद्र में उच्च गति वाले नौसैनिक संचालन दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है कि 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने हरमनप्रीत कौर, एकता बिष्ट, स्मृति मंधाना या फिर मिताली राज। गेस करिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो ये है मिताली राज। ठीक है, मिताली राज के बारे में देखते हैं। मिताली राज एक भारतीय क्रिकेटर हैं और भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं। ICC ODI रैंकिंग 2017 में मिताली राज एक स्थान ऊपर चढ़कर नंबर 1 स्थान पर काबिज हो गई हैं, लेकिन जबकि इससे पहले दूसरे स्थान पर थी। ठीक है, मिताली को 2013 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। मिताली राज 10,000 वनडे रन पार करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मिताली राज को लेडी सचिन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की विश्व शासी निकाय है। इसकी स्थापना यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना की बात करें तो 1909 में की गई थी। ये इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। सन 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया है और 1989 में यानी 1989 में इसका वर्तमान नाम लिया गया है। ठीक है, तो अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले ICC का पूरा नाम था इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। ठीक है, ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ICC के CEO हैं मनु साहनी। इसका मुख्यालय दुबई UAE में। ICC अवार्ड्स ऑफ द डिकेड की बात करें तो एलिसे पेरी ने दशक की ICC महिला क्रिकेटर के लिए रॉचेल हेव फ्लिंट पुरस्कार जीता है। एलिसे पेरी ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड है। काइल क्वेटजर ICC मेंस एसोसिएशन क्रिकेटर
ऑफ द डिकेड है, जबकि कैथरीन ब्राइस आईसीसी महिला एसोसिएशन क्रिकेटर ऑफ द डिकेड है। और अगर बात करें आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड की बात करें तो ये है एमएस धोनी, जो कि भारत से हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए गारफील्ड सोबर्स अवार्ड विराट कोहली ने जीता है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली हैं। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड राशिद खान है अफगानिस्तान से, जबकि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ है ऑस्ट्रेलिया से। आईसीसी मेंस एसोसिएशन क्रिकेटर ऑफ द डिकेड काइल कोएजर है स्कॉटलैंड से। कि दशक की आईसीसी महिला क्रिकेटर के लिए राचेल हेओ फ्लिंट पुरस्कार एलिसे पेरी को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिसे पेरी ऑस्ट्रेलिया से हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिसे पेरी ऑस्ट्रेलिया से ही हैं। आईसीसी महिला एसोसिएशन क्रिकेटर ऑफ द डिकेड कैथरीन ब्राइस हैं, जो कि स्कॉटलैंड से। नेक्स्ट हरमनप्रीत कौर की अगर बात करें तो ये एक भारतीय क्रिकेटर हैं। वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए एक ऑलराउंडर के रूप में खेलती हैं। उन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में क्रिकेट के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एकता बिष्ट की बात करें तो ये भी एक भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी है। ये बाएं हाथ की बल्लेबाज और धीमी गति से बाएं हाथ की रूढ़वादी गेंदबाज में है। ये उत्तराखंड से संबंधित है, यानी उत्तराखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर थी। वो महिलाओं के टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाली भारत की पहली क्रिकेटर भी हैं। यशवंत बंधाना की अगर बात करें तो ये एक भारतीय क्रिकेटर हैं। वो भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में खेलती हैं। उन्हें 2018 में आईसीसी द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए राचेल हेओ फ्लिंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हेलीकॉप्टर इंजन अनुप्रयोग के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं एलएनटी, बीएल, डीआरडीओ या फिर एचएएल। गेस करिए क्या होगा सही आंसर। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन सी यानी डीआरडीओ। इसके बारे में बात करें तो डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये भारत के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक निर्देश के तहत काम करता है। ठीक है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। यहाँ पर मिसाइलों, तोपखानों, हल्के लड़ाकू विमानों, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के विकास में कई प्रमुख परियोजनाएं बनाई जाती हैं। यहाँ पे डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइलें हैं कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी, मध्यम दूरी की सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि, कम ऊंचाई कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है त्रिशूल, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश, टैंक रोधी मिसाइलों की तीसरी पीढ़ी नाग से है। ठीक है। डीआरडीओ को मिशन से दिए गए हैं, जैसे हमारी रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसर, हथियार प्रणालियों, प्लेटफार्मों और संबद्ध उपकरणों के उत्पादन के लिए डिजाइन, विकास और नेतृत्व करना। ऐसे ही इनके मिशन है। दूसरा, जैसे कि बुनियादी ढांचे और प्रतिबद्ध गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति का विकास करना और एक मजबूत स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार का निर्माण करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में देख लें। बीईएल यानी बेल का फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं बीएल के यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष हैं एमवी गौतम। हाल का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है। ये एक भारतीय राज्य में स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जो बेंगलोर भारत में स्थित है। एलएनटी की तो एलएनटी का फुल फॉर्म है लार्सन एंड टब्रो। इसकी स्थापना दो डेनिश इंजीनियरों जो भारत में शरण लेने वाले हैं इन्होंने ही की थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं यानी एलएनटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं अनिल मणिभाई नाइक लार्सन एंड टब्रो, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जैसा कि दिया गया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?
ऑप्शन हैं दिनेश कुमार खरा, देवी कस्तूरबा, अजय त्यागी या फिर जी सतीश रेड्डी। तो इसका तो ऑप्शन आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। डीआरडीओ की स्थापना की अगर बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1958 में। इसका गठन 3 प्रमुख वकालत संगठनों के विलय से हुआ है, जिसमें से हैं रक्षा विज्ञान संगठन यानी डीएसओ, रक्षा प्रौद्योगिकी विकास प्रतिष्ठान यानी डीटीडीई, और अगला है तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय यानी डीटीडीपी। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइलें अभी हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसका मिशन भी बता दिया है हमने। नेक्स्ट इसके ऑप्शंस जैसे कि दिए गए थे अजय त्यागी, तो अजय त्यागी की बात करें तो अजय त्यागी ये हैं भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी हैं, जबकि एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरा। ठीक है, अगला प्रश्न है मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है। ऑप्शन है हमारे पास बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर म्यांमार। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मैत्री अगर कोई भी प्रश्न है, अगर मैत्री उसमें दिया गया है, नहीं मैत्री से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो वो मोस्टली बांग्लादेश से ही होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश में ढाका को भारत में कोलकाता से जोड़ती, यानी बांग्लादेश के ढाका से भारत के कोलकाता से जोड़ती मैत्री एक्सप्रेस। यह ट्रेन 14 अप्रैल 2008 को अपनी पहली सेवा पूरी की है। ठीक है, यानी इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2008 से की गई थी। ट्रेन कोलकाता से शुरू होती है और ढाका तक समाप्त हो जाती है। बंगाली नववर्ष पर ट्रेन सेवा शुरू की गई थी। इन दोनों देशों को जोड़ने वाली एक और ट्रेन है ना, मैत्री ट्रेन के अलावा और एक ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस, जो कि भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ती है। आईबी रेलवे स्टेशन भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये रेलवे स्टेशन है हमारा आईबी रेलवे स्टेशन। ठीक है, खड़गपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो खड़गपुर रेलवे स्टेशन भारत का तीसरा सबसे लंबा स्टेशन है। अगर पहला सबसे लंबा स्टेशन बात करें तो यह है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर स्टेशन। खड़गपुर में स्थापित पहला प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी पहला अगर आईआईटी आपसे पूछ लिया जाए तो पहला आईआईटी खड़गपुर में है, जो कि 1950 में स्थापित किया गया था। मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो मथुरा का रेलवे जंक्शन जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कोल्लम जंक्शन है। ठीक है, अगर आपसे बात करें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की, तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को से विश्व विरासत का दर्जा मिला है। ठीक है, ये एक भारतीय ट्रेन है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, ये भारी माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वैग 9, जो कि भारतीय रेलवे के बेड़े में सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाए यानी सबसे शक्तिशाली तो वैग 9 हो जाएगा। भारतीय रेलवे नेटवर्क पर दूरी और समय के मामले में सबसे लंबे समय तक चलने वाली ट्रेन अगर बात करें तो सबसे लंबे समय तक चलने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो कि दूरी निर्धारित करती है 4273 किलोमीटर की। अगर सबसे लंबी मालगाड़ी की बात करें तो सबसे लंबी भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है वासुकी। ठीक है, जिसकी लंबाई है लगभग 3.5 किलोमीटर। नेपाल के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, राजधानी काठमांडू। यहाँ के पीएम है केपी शर्मा ओली।
जो कि ये इस्तीफा दे चुके हैं। अब वर्तमान में है शेर बहादुर देउबा। ठीक, शेर बहादुर देउबा। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। राजदूत हैं नेपाल में भारत के विनय मोहन क्वात्रा। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं विक्रम कुमार दोराईस्वामी। अगला प्रश्न, वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला भारत का 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? ऑप्शन है हमारे पास हजारीबाग, मुंबई, रांची या फिर पटना। गेस करिए आपका क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हजारीबाग। हजारीबाग जो रेलवे स्टेशन है ये भारत का 6000वां वाईफाई सुविधा वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। इसके बारे में बात करें तो हजारीबाग जो रेलवे स्टेशन है ये झारखंड के धनबाद डिवीजन में आता है। ठीक है, जो कि 6000 में वाईफाई चालू कर दिया गया है। यहाँ पर भारतीय रेलवे ने पहले रेलवे स्टेशन मुंबई पर, अगर आपसे पूछ लिया जाए वाईफाई सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है तो यह है मुंबई का रेलवे स्टेशन। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 5000वां रेलवे स्टेशन प्रदान किया गया है। ठीक है, ये कार्यक्रम जो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ये ग्रामीण और शहरी नागरिकों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटेगा, जिससे ग्रामीण गांवों में डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ेगा और उपयोगकर्ता अनुभव भी बढ़ेंगे, यानी उपयोगकर्ता भी बढ़ेंगे। आईबी रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो आईबी रेलवे स्टेशन अभी हमने आपको बता दिया था सबसे छोटा, यानी भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन है खड़गपुर पश्चिम बंगाल, कोल्लम जंक्शन केरल, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन या फिर छत्तीसगढ़ का बिलासपुर रेलवे स्टेशन। तो अभी हमने आपसे बता दिया था, भारत का पूछा जाए या फिर एशिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन पूछा जाए, रेलवे प्लेटफॉर्म पूछा जाए तो यह है गोरखपुर का रेलवे स्टेशन। इसके बारे में बात करें तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की लंबाई है लगभग 1366 मीटर। गोरखपुर में अगर बात करें तो गोरखपुर का जीआई टैग दिया गया है, गोरखपुर के टेराकोटा को इसको जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु दलहन, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु की अगर बात करें तो यह है हिरण बारहसिंगा और राज्य पुष्प है पलाश और यहाँ का पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का विश्व धरोहर स्थल आगरा का किला है, ताजमहल है और फतेहपुर सीकरी जहाँ पर है बुलंद दरवाजा। उत्तर प्रदेश के कुछ रामसर स्थल की बात करें तो सूर सरोवर झील, ऊपरी गंगा नदी, सरसई नवर झील है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर में है। उत्तर प्रदेश में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसमें है बरीखा वन्यजीव अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार हैं कुंभ मेला और प्रमुख कला प्रसिद्ध चिकनकारी है, यहाँ का नृत्य है कथक, ये लखनऊ घराने से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी के मामले में अर्थव्यवस्था के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश को भारत का गन्ने का कटोरा भी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में 32 भौगोलिक संकेतक हैं, यानी 32 जीआई प्रोडक्ट हैं। ये आप जीआई प्रोडक्ट देख सकते हैं। अगर आपने जीआई प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है उत्तर प्रदेश से संबंधित या फिर पूरे देश से संबंधित तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ पर आपको जीआई टैग से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे और आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक पिन कर दिया गया है जहाँ से आप देख सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट वहाँ पर हमने बता दिए हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी गई, डिटेल जानकारी।
और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 97वें इवाई अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक यानी RECAI में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, गेस करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तीसरा हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक यानी RECAI अपने अक्षय ऊर्जा निवेश और परिनियोजन के अवसरों के आकर्षण के आधार पर दुनिया के 40 सबसे बड़े बाजारों में शुमार है। यह सूची बाजार के आकर्षण और वैश्विक बाजार के रुझान में हमारे आकलन को दर्शाती है। सबसे प्रथम स्थान पर अगर बात करें तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे पर है भारत, चौथे पर यूनाइटेड किंगडम, पांचवें पर है फ्रांस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति की अगर बात करें तो 142वें स्थान पर है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा संकलित 2020 मानव विकास सूचकांक में भारत 189 देशों में से 131वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए 2021 के अकॉर्डिंग तो भारत की स्थिति है 149 देशों में 139वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा। गेस करिए क्या होगा सही आंसर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केरल हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो डेटा संचालित आकलन के माध्यम से लक्ष्यों की दिशा में देश की 20 प्रगति की निगरानी और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघ के राज्यों और क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने 2018 में अपना सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक लॉन्च किया है। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक राष्ट्रीय पहचान संकेतकों के आधार पर 100 संकेतकों के बीच फैले 54 लक्ष्यों में 16 लक्ष्यों पर आधारित है। केरल ने 15 के स्कोर के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपनी रैंक बरकरार रखी है। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ने 74 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। पैमाने के दूसरे छोर पर अगर देखा जाए तो बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। नीति आयोग यानी नीट का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। इससे पहले नीति आयोग का पूरा नाम था नीति आयोग योजना आयोग से संबंधित था। ठीक है, इसको योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में स्थापित कर दिया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत और अध्यक्ष हैं वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दिया गया है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ पुरस्कार के लेखक कौन है? यानी लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, शशि थरूर या फिर विक्रम सेठ। आपके सामने ऑप्शन से दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जो हैं ये लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं। इसके बारे में बात करते हैं। सलमान रुश्दी ब्रिटिश लेखक हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। ये ऐतिहासिक और दार्शनिक मुद्दों की शैली की जांच करने के लिए यथार्थवादी पात्र, अविस्मरणीय हास्य, उत्साह और मेलोड्रामेटिक गद्य से रिलेटेड हैं। सलमान रुश्दी के 13 उपन्यासों के लेखक हैं, जिसमें से ये उपन्यास हैं। फर्स्ट है ग्रिमस मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसे 1981 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये है ग्रिमस मिडनाइट चिल्ड्रन। दूसरी है शर्म की बात, द सैडनिक वर्सेस, हारून और कहानियों का सागर, मूर की अंतिम माह, उसके पैरों के नीचे की जमीन, रोस।
शालीमार, जोकर, फ्लोरेंस की जादूगरनी, लुका और जीवन की आयोग, 2 साल 8 महीने और 28 रातें, द गोल्डन हाउस, क्विक्सोटे, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। रस्किन बॉन्ड की अगर पुस्तकों की बात करें तो रस्किन बॉन्ड की निम्नलिखित पुस्तकें हैं, जिसमें से हैं द ब्लू अम्ब्रेला, दिल्ली दूर नहीं, द हिडन पुल, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें हैं। शशि थरूर की अगर बात करें तो शशि थरूर की 2 पुस्तकें हैं जो आपके सामने हैं। इसके अलावा भी हैं एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। विक्रम सेठ की है पुस्तक ए सुइटेबल बॉय, और नेक्स्ट है द गोल्डन गेट। अगला प्रश्न है कि किस देश ने नई समुद्री अवलोकन उपग्रह हैयांग 2D यानी HY2D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन है रूस, चीन, जापान या फिर फ्रांस। तो क्या होगा इसका सही आंसर, गेस करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वाला, यानी चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन ने एक गतिशील 24 घंटे समुद्री पर्यावरण निगरानी प्रणाली स्थापित करने के अपने प्रयासों के तहत एक नई समुद्री निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है, जो समुद्री आपदाओं की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च केंद्र से हैयांग 2D उपग्रह को ले जाने के लिए लॉन्च किया गया था। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण प्रगति की जब एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर उतरा। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद मंगल ग्रह पर रोवर रखने वाला दूसरा देश चीन है। ठीक है, जापान में भारत के राजदूत के बात करें तो संजय कुमार वर्मा है। ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत मनप्रीत वोहरा। रूस में भारत के राजदूत हैं DB वेंकटेश वर्मा। अमेरिका में भारत के राजदूत हैं वर्तमान में तरनजीत सिंह संधू। देश की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है येन। रूस मॉस्को, मुद्रा है रशियन रूबल। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा है यूरो। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा है यहाँ की डॉलर। युद्धाभ्यास की अगर बात करें तो भारत और जापान के बीच होने वाले युद्धाभ्यास को जिम्नेक्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी पता हो सकती है ना, जिम्नेक्स। ठीक है, जिम्नेक्स यानी जिम मतलब जापान हो जाएगा, ऐसे आप मान सकते हैं, जे से जापान। ठीक है, आई से इंडिया। नेक्स्ट है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति अभी हमने बताया था ना, मोस्टली बांग्लादेश से होते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है अदर भी देशों से संबंधित है। जैसे मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका से है। भारत और बांग्लादेश का युद्धाभ्यास है संप्रीत। भारत और अमेरिका का वज्र प्रहार, भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 16 मई, 17 मई, 18 मई या फिर 19 मई। क्या होगा इसका सही आंसर, गेस करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 18 मई। इसके बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है 2021 को संग्रहालयों का भविष्य यानी पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना विषय के साथ मनाया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 का विषय क्या है, तो विषय है संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना। ठीक है, ये इसका 2021 का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष की अगर बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुए अकाउसी, वर्तमान के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट 1 मई की अगर बात करें तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है और 1 मई को श्रमिक दिवस यानी लेबर डे के रूप में भी मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, जबकि कोयला खनिक दिवस की बात करें तो कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया जाता है और अग्निशामक दिवस भी 4 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। और आपको बता दें 7 अगस्त एक डेट याद रखना, यहाँ पर ये जेवलिन थ्रो डे भी मनाया जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण समिति यानी INCB के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन है आपके सामने, अनुराधा दीक्षित, जगजीत पवाड़िया, नेहा काकोडकर या फिर मनोज सिन्हा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जगजीत पवाड़िया। इनके बारे में देखते हैं। जगदीश पवाड़िया जो है ये पूर्व भारतीय नारकोटिक्स आयोग और भारतीय राजस्व सेवा यानी सीमा शुल्क के पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय औषध नियंत्रण समिति यानी INCB का अध्यक्ष चुना गया है। यह वियना स्थित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय हैं और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला हैं। ठीक है, इनसे पहले भी महिला रह चुकी है INCB। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण समिति INCB के बारे में देखते हैं। तो INCB जो है ये एक स्वतंत्र संस्था है जो 3 संयुक्त राष्ट्र औषध नियंत्रण सम्मेलनों के अनुसार पदार्थों के नियंत्रण की निगरानी के लिए जिम्मेदार है और इन सम्मेलनों को लागू करने के अपने प्रयासों में सदस्य राज्यों की सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण समिति का मुख्यालय की बात करें तो यह है वियना, ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष हैं कॉर्नेलिस PD जोंखीरे। मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो मनोज सिन्हा जो है वर्तमान में एक भारतीय राजनीतिज्ञ है और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी हैं। उन्होंने भारत सरकार में परिवहन मंत्री और रेल राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न है कि नाट्यंजल नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष फरवरी मार्च के महीने के दौरान किस शहर में आयोजित किया जाता है? तंजावुरी, मदुरै, महाबलीपुरम या फिर चिदम्बरम। गेस करिए क्या होगा आपका सही आंसर। देखिए जो भी हमने क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपकी वर्तमान यानी आगामी परीक्षा से रिलेटेड। ठीक है, परीक्षाएं चाहे जो भी हो, जैसे NTPC CB2 की परीक्षा या फिर ग्रुप D की परीक्षा या फिर UPPSC RO ARO की भी जो परीक्षाएं होंगी या फिर अदर एग्जाम्स जो भी हों उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने गेस कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी चिदम्बरम। इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रत्येक फरवरी और मार्च में नाट्यांजल नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष परकारा चिदम्बरम मंदिर, चिदम्बरम, तमिलनाडु नाट्यांजल नृत्य महोत्सव में आयोजित किया जाता है। ये 5 दिवसीय त्योहार है जो महाशिवरात्रि के शुभ दिन से शुरू होता है। अगर बात करें तो ये तमिलनाडु का 5 दिवसीय त्योहार है। ठीक है, जो कि फरवरी और मार्च में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नाट्यांजल जो है हिंदू भगवान शिव की स्मृति में एक वार्षिक नृत्य उत्सव है। इसकी उत्पत्ति 1981 के आसपास हुई थी। शुरुआत में यह एक अपेक्षाकृत अंधकारमय घटना थी। वर्तमान संस्करण लगभग 13 दिनों तक चलता है और शास्त्रीय नृत्य रूपों की विभिन्न शैलियां भगवान नटराज को कलात्मक समर्थन भी प्रदान करती हैं। भारतीय नृत्य के बारे में बात देख लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा या उड़ीसा, ससिया नृत्य असम, मणिपुरी का मणिपुर है, मोहिनीअट्टम केरल से है। मंदिरों की अगर बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में है, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर वेरावल गुजरात में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो हमने क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए हैं अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस भी मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।